नमस्कार। आज का वीडियो हमारा कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 के पहले जो हमने वीडियो भेजा था उसमें फर्स्ट पेपर यानी हिंदी साहित्य के बारे में आपको बताया था, और हिंदी साहित्य में जो पहले पाठ पढ़े जा चुके हैं उनका मैंने पुनरावलोकन किया था। एक तरह से कह सकते हैं पुनरावृत्ति की थी कि हमने शॉर्ट में, छोटे में उसको सब पूरा पाठ पुनः पढ़ लिया था। आज हम आपको हिंदी भाषा यानी कक्षा 8 के लिए व्याकरण के पाठ को बताएंगे। तो व्याकरण में हमारा पाठ चल रहा था लिंग का 2-3 वीडियो मैंने आपको भेज दिया था। एक और एक, या हो सकता है 2, वैसे एक ही होगा, एक वीडियो बचा हुआ है। तो उस वीडियो को हम लोग आज करेंगे, परंतु उसके पहले हम हिंदी भाषा में कौन कौन से पाठ पढ़ाए जा चुके हैं उसका पुनरावलोकन करेंगे, पहले की तरह जैसे हिंदी साहित्य का मैंने किया था। तो चलिए सबसे पहले पढ़े हुए पाठों को एक बार दोहरा लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन कौन सा पाठ आपने नहीं पढ़ा है, या जो वीडियो आपने नहीं देखा है उसे फिर से देख लीजिए, उसमें दिए हुए क्वेश्चन को फिर से कर लीजिए। इसलिए सबसे पहले हम लोग करते हैं पुनरावलोकन। तो चलिए पहले पढ़े हुए पाठों को फिर से देख लेते हैं संक्षेप में। व्याकरण में सबसे पहला पाठ था हमारा भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपको 5th क्लास से पढ़ाई जाने लगी। भाषा का मतलब होता है ऐसी माध्यम या ऐसा माध्यम या ऐसी वस्तु जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यानी हम अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति को देते हैं और दूसरे व्यक्ति के विचारों को हम समझने की प्रयास करते हैं। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट था लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि किसी भाषा को लिखने का माध्यम होती है। जो किसी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसको लिपि कहते हैं। बोली क्या होती है? क्षेत्रीय भाषा, यानी भाषा का वह रूप जो क्षेत्र में बोला जाता है, यानी भाषा का क्षेत्रीय रूप ही बोली कहलाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना सिखाता है, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी थी। दूसरा पाठ था हमारा नियमानुसार वर्ण विचार। वर्ण क्या होता है? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसका और अधिक सार्थक खंड नहीं किया जा सकता। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होता है जिसका और अधिक सार्थक खंड नहीं हो सकता। ये कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए इसको अक्षर भी बोलते हैं। तीसरा पाठ था हमारा शब्द विचार। मैंने आपको पहले ही भी बताया है, शब्दों की रचना वर्णों से होती है। जब हम वर्ण पढ़ लेते हैं तब शब्द पढ़ते हैं। शब्द क्या होता है? वर्णों का वह सार्थक समूह जो कुछ अर्थ देता हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कमल एक शब्द है। जैसे ही कमल कहा जाता है हमारे दिमाग में एक फूल की पिक्चर बन जाती है। कमल एक सार्थक शब्द है और सार्थक वर्णों का समूह है। अब इसको हम बदल देते हैं, इसको इस तरह लिख देते हैं मलक। वर्णों का समूह तो ये भी है, परंतु ये कोई अर्थ नहीं दे रहा है, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। तो शब्द वही होगा जो सार्थक शब्दों का, सार्थक वर्णों का समूह होगा। तो शब्द उसे कहते हैं जो सार्थक वर्णों का समूह होता है। चौथा पाठ था हमारा शब्द भंडार। गीला हो जाता है। शब्द भंडार क्या होता है? शब्द भंडार में हम विभिन्न प्रकार के शब्दों को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, एकत्र करते हैं।
उसमें विभिन्न प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए पर्यायवाची शब्द, तत्सम शब्द, विलोम शब्द, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, ध्वनिबोधक शब्द, शब्द युग्म, पुनरावृत्ति शब्द, निरर्थक शब्द, इस तरह के अनेकों शब्द इसमें शामिल किए जाते हैं। ये शब्द आपको प्रयोग करने की क्षमता, प्रयोग करने के स्थान, उनकी उपयोगिता और महत्व के बारे में बताते हैं। पांचवा पाठ आपका शब्द के बाद वाक्य। जब शब्द रचना हो जाती है तब वाक्य रचना होती है, क्योंकि वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह सार्थक समूह जो कुछ अर्थ देता हो, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य की विशेषता है कि ये हमेशा सार्थक शब्दों के समूह से ही बनेगा, निरर्थक शब्द इसमें प्रयोग नहीं किए जाएंगे। वाक्य के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है अर्थ के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है, अर्थ यानी वाक्य का जो अर्थ होगा वही वाक्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इस तरह करके ये 8 होते हैं और इनको अर्थ के माध्यम से ही पहचाना और जाना जाता है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये आपके केवल 3 होते हैं। अर्थ के आधार पर 8, रचना के आधार पर 3। ये वाक्य है। वाक्य चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि अर्थ के आधार पर आपको 9th क्लास में इसे पढ़ना पड़ेगा और रचना के आधार पर इसे 10th क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप दूसरे पाठों की अपेक्षा इस पाठ पर विशेष ध्यान दें। इसलिए वाक्य आपका ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बाद आपका अगला पाठ था जिसे हमने आपको बताया था, वो था संज्ञा। संज्ञा, ये से पानी लग गया। ये है संज्ञा, 6वां चैप्टर। संज्ञा में मैंने आपको बताया था संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है और इसका प्रयोग कैसे, कहाँ और कब किया जाता है। आपको मैंने बताया था कि हर वस्तु का कोई न कोई नाम अवश्य होता है। संज्ञा का अर्थ नाम, नाम का अर्थ संज्ञा। जब कोई वस्तु मिलती है तो सबसे पहले हम उसका नाम या रख देते हैं, उसी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा वैसे मुख्य रूप से 3 प्रकार की हुई होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ही कहा जाता है, जैसे आगरा, लखनऊ, राम, श्याम, यानी वो किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, किसी का भी नाम होगा और किसी एक ही वस्तु या व्यक्ति, स्थान आदि को बोध कराएगा। दूसरी होती है जातिवाचक। जातिवाचक में जाति का मतलब हुआ समुदाय, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के समूह का बोध कराता है। जैसे देश, देश कहने पे पूरी
दुनिया में जितने भी देश हैं वो सब शामिल हो जाता है। पशु, पशु कहने से सभी जानवर उसमें शामिल हो जाते हैं। पक्षी, पक्षी कहने से भी वही होता है। तो जातिवाचक किसी समुदाय या समूह का बोध कराती है। तीसरा है भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है, भावना प्रधान होती है, यानी जब भी इसको बोला जाएगा तो इसमें ये दिखती नहीं है परंतु महसूस की जाती है। जैसे क्रोध, लोभ, मोह, हंसना, रोना, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये संज्ञा थी और हमारा चैप्टर चल रहा था, जो था अगला चैप्टर हमारा चल रहा था लिंग। लिंग चैप्टर में हम लोगों ने लिंग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, क्या उपयोगिता होती है, ये सब हमने पढ़ा था। फिर लिंग को पहचानने का तरीका, तो हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, दो लिंग में आपको पुल्लिंग यानी पुल्लिंग लिंग की पहचान कैसे होती है और कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें। तो किस किस तरह से पुल्लिंग को पहचाना जाता है ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब इस वीडियो में हम आपको स्त्रीलिंग की पहचान के बारे में बताएंगे। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा पुनरावलोकन के बाद वाला, उसमें हम आपको स्त्रीलिंग शब्द की पहचान लिंग में बताएंगे, जिससे ये चैप्टर पूर्ण हो जाएगा और इसका प्रश्न हम आपको PDF में ही देंगे, जैसे आप कॉपी पर उसे आराम से लिख सकें। तो ये है पुनरावलोकन का वीडियो, जिसे मैंने आपको इसलिए बताया जैसे कि आपको पुराना सारा याद आ जाए। और जिन लोगों ने बचा हुआ वीडियो नहीं देखा है वो YouTube से उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका गैप ख़त्म हो जाएगा और आप नए वीडियो को अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। तो नए वीडियो को अच्छी प्रकार से समझने के लिए पुराने वीडियो को अवश्य देख लें और उसके बाद फिर आपका अगला वीडियो, हम आपको लिंग का जो अगला वीडियो है वो स्त्रीलिंग की पहचान के बारे में बताएंगे। प्रश्न PDF के रूप में ही देंगे आपको और उसका आंसर भी हम आपको इसी तरह से बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।